दोस्तों, मेरा थिएटर का शौक़ बहुत पुराना रहा है। 1961-62 से जब मैंने एमएससी किया था तभी से मैं थिएटर भी कर रहा था। नागर जी से मेरा परिचय 1967 में हुआ था। मेरे थिएटर के गुरु थे राजेश्वर बच्चन जी। वो भी इत्तेफाक से चौक में रहा करते थे, चूड़ी वाली गली में। तो उन्होंने जब एक नाटक का निर्देशन किया, उसका नाम था 3 दिन 3 घर। वो शील जी ने लिखा था। शील जी बहुत मशहूर लेखक रहे हैं कानपुर के, जिन्होंने पृथ्वीराज कपूर जी के नाटक लिखे थे, जो किसान और जो तमाम उनके नाटक थे, वो शील जी लिखा करते थे। तो उसी सिलसिले में बाबूजी, नागर जी, हम बाबूजी कहते थे उनको, बड़ा स्नेह था उन्हें मुझसे। संसद में जब मैंने नाटक किया, वो मेरा नाटक देखने के लिए आए थे। उसके बाद में फिर नाटक के बारे में चर्चा हुई, फिर मैं उनसे मिला और नाटक के उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए, क्योंकि मुझे नाटक बहुत प्रिय थे और मुझे उसमें आगे बढ़ना था। तो जो उनके थोड़े एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनके साथ मैंने शेयर किए, जो उन्होंने मुझे बताए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नागर जी को नाटक का शौक नया नहीं, बहुत पुराना था। उनके पिता श्री राजा राम भी लखनऊ के शौकिया रंगमंच के श्रेष्ठ अभिनेताओं में से थे। बचपन में नागर जी ने भी अपने मित्रों की टोली के साथ नाटक खेले थे, एक आध बार अपने स्कूल में और 3-4 बार अपने मोहल्ले में। फिर जैसा कि हर एक को ज़रूरत होती है, नौकरी के चक्कर में वो मुंबई चले गए, जैसा अभी राजेश जी ने बताया था। वहाँ 1940 से 47 तक रहे। उनका ये थिएटर का शौक़ ख़त्म हो गया था और वहाँ पर वो संवाद निर्देशक के रूप में काम किया। जैसे बताया कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी वहाँ। फिर बाद में तो इतना इस्टेब्लिश हुए कि कुंवारा बाप, उलझन, बहुरानी, पराया धन, किसी से न कहना, फिल्मों के डायलॉग्स लिखे। कई फिल्मों में डबिंग का काम भी उन्होंने किया, जैसे रूसी फिल्म जोया, नसीरुद्दीन बुखारा, तमिल फिल्म लक्ष्मी जी की मीरा। सन 1948 में जब वो वापस आए लखनऊ, तो पुराने सिरे से फिर उनका थिएटर का शौक जागा। उन दिनों बा, हम लोग सब नागर जी की पत्नी को बा कहते थे, उन दिनों बा अपने दिन के खाली समय में निर्धन घरों के नन्हे मुन्ने बच्चों को उनको पढ़ाने का शौक था। उनकी पाठशाला के बच्चों को अक्सर शनिवार के दिन नागर जी छोटे छोटे नाटक और कभी कभी छाया नाटक खिलाने लगे। वे कल्पना के अनेक खेल उनसे करवाते। अभिनेता बनाने से पूर्व बच्चों की कल्पनाशीलता को निश्चित करते और वैसा ही काम लेते जैसा उनकी सामर्थ्य थी, और ये क्रम चल पड़ा। और उन्होंने नगर में जगह जगह नवयुवकों में थिएटर का शौक जगाया। धीरे धीरे अभिभावकों ने उनके कहने पर, क्योंकि उस समय अच्छे घरों की लड़कियां थिएटर में नहीं आती थी, लेकिन नागर जी के कहने पर अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां भी नाटक में हिस्सा लेने की उनको अनुमति मिल गई। 6 वर्षों तक उनकी शामें घर में ही नाटक कराने में बीती। विश्वविद्यालय, पत्रकार संघ, स्कूलों, मोहल्लों के उत्सवों में भी वे नाटक कराने लगे। इस शौक ने उन्हें दोहरा अनुभव दिया। एक तो अभिनेताओं द्वारा विभिन्न चरित्र कराते हुए उनकी कल्पनाशीलता बढ़ी, और दूसरे दर्शकों को समझने और बांधने के गुण हाथ लगे। क्योंकि दोस्तों, नाटककार के लिए दर्शक देवता होते हैं, और अगर दर्शक किसी चीज़ को न पसंद करें तो नाटककार नहीं होता। तब वे समझे कि सिनेमा की तरह दर्शकों को भी बांधना एक कला है। लोग अपनी कल्पनात्मक कमजोरियों का दोष अक्सर दर्शकों पर मढ़ देते हैं। नाटक प्रस्तुत करने वालों में अगर दर्शकों को बांधे रखने की समझ होती है, तो परम उदार दर्शक उनकी गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं। उनके अनुभव उनके गोदान नाटक में बहुत अच्छे प्रस्तुत होते हैं। सन 1955 में नवयुग कन्या विद्यालय एक कॉलेज भवन बनवाने के लिए फंड्स की जरूरत थी। नागर जी ने आयोजकों के साथ गोदान नाटक कर चंदा वसूल करने का प्लान बनाया। टिकट फटाफट बिक गए। 3000 दर्शकों में से 1000 से 1500 दर्शक मजदूर थे, बाकी लोग संभ्रांत परिवारों से आए थे। नागर जी ने रिवॉल्विंग स्टेज के अभाव में रिवॉल्विंग सेट्स बनाए। दोस्तों, रिवॉल्विंग स्टेज जहाँ तक मैं जानता हूँ बम्बई में टाटा थिएटर में है, जहाँ हम लोगों ने परफॉर्म किया है, नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में। बाकी कहीं रिवॉल्विंग स्टेज नहीं होता, लेकिन नागर जी ने रिवॉल्विंग सेट बनाया, जो कि बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। मैंने तो वो नाटक नहीं देखा था, लेकिन
ओके, ये गोदान के लिए भी किया था 1955 में नवली कॉलेज में। मैंने सोहराब मोदी जी को, मेरा ख्याल है अर्ली 80s में वो यहाँ पर नाटक करने आए थे। पहले उन्होंने नाटक नाट्य कला केंद्र में किया था जो कचहरी के पास में है, बाद में उन्होंने रविंद्रालय किया था, उसमें भी उन्होंने रिवॉल्विंग सेट्स का इस्तेमाल किया था। नाटक में रेडियो के कलाकारों ने भाग लिया जो पहले से ही बहुत प्रचलित थे। तो जाहिर है रेडियो इतना पॉपुलर था कि रेडियो के कलाकार बिल्कुल आजकल फिल्म के कलाकार की तरह से हीरो माने जाते थे। सब दर्शक पूर्वाग्रह से प्रेरित बैठे थे कि नाटक तो बहुत अच्छा होना ही होना है। रिवॉल्विंग सेट बत्ती के इशारे पर जादू सा घूम रहा था। इसके लिए कुलियों को उन्होंने 20 रिहर्सल कराए। गायक को मंच पर लाया गया। आमतौर पर लोग जिंदा जानवर को मंच पर लाने से घबराते हैं कि पता नहीं कैसे बिहेव करें। एक बार मैं भी अपने नाटक में घोड़ा लाया था, मैं उस वक्त सोहराब कर रहा था, फिर उसने जो परेशानी दी थी मुझे आज भी याद है। तो नागर जी ने उस समय वो गाय को मंच पर लाए और प्रकाश जो देते थे उस प्रकाश में उस गाय को बार बार उन्होंने उसकी भी रिहर्सल कराई कि कहीं ऐसा न हो जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और गाय पर रोशनी पड़े और गाय भड़क जाए, पता लगा दर्शकों के बीच में भाग गई, ये कहाँ पर भाग गई। इसलिए उसकी भी रिहर्सल कराई। मंच खुलते ही होरी का घर दिखा। होरी के घर के बाहर आते ही बिजली स्विच के संकेत पर मंच पर अंधेरा हुआ। होरी का घर 3 टुकड़ों में बंटकर घूम गया। होरी के घर के बाहर का गांव का गलियारा, दूर पर खेत, गांव की गलियां, मकानों के द्वार दिखाई पड़ने लगे। आप सोच लीजिए कि कितना विजुअल उसमें जबरदस्त दिखाई दे रहा था, जो कि मुझे नहीं लगता है कि आज के नाटककार भी कर पाएंगे। पंडाल तालियों से गूंज पड़ा, पर तभी उनके एक जासूस ने सूचना दी कि मंच घूमते ही बिजली की कड़कड़ाहट सी होती है, इसलिए मंच घूमते वक्त उन्होंने माइक बंद करवा दिया। नतीजा ये हुआ कि कोई टेक्निकल फॉल्ट होने से माइक बिल्कुल ही बंद हो गया और दर्शकों तक आवाज पहुंचनी बंद हो गई। अब आप सोचिए कि 3000 दर्शक एक सिरे से दूसरे सिरे तक बैठे हुए हैं और आवाज अगर न मिले तो क्या हालत होगी। जाहिर है कि फिर हुटिंग होने लगी, तालियां बजने लगी, दर्शकों में शोर उठने लगा। उन्हें लगा कि किसी दुश्मन की कार्यवाही है। नतीजतन पर्दा बंद कर माइक ठीक कराकर नाटक जहाँ छोड़ा था वहां से फिर शुरू किया गया। 3 घंटे तक नाटक चला और मंच से लेकर धुर सीमा तक एक सा रंग बदला रहा। तब नागर जी की सांस में सांस आई। पहले तो समझे कि किसी दुश्मन ने हरकत की थी। उस समय ये माना जाता था कि अगर नाटक फुट हो रहा है कोई दुश्मन बैठा हुआ है, वो करा रहा है। हालांकि आयु कॉन्सेप्ट बदल गया, लेकिन बाद में समझ में आया कि आम जनता अगर रस वश होती है तो दुश्मनों की हरकतें कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। उनका मानना था कि दुख के दृश्य में ये जनता हंस पड़े तो दुश्मनों को दोष देना अपने आप को धोखा देना है। इसी तरह यदि कोई ये कहे कि जनता आर्ट नहीं समझती तो उसे भी वे नहीं मानते थे। उनका मानना था कि कला में यदि दम है तो पढ़े लिखे व बेपढ़े दोनों को एक साथ और यकसा पढ़ाए। अंतर केवल इतना ही होता है कि समुन्नत चेतन व्यक्ति के पास कला का मर्म बखानने के लिए कुछ शब्द होते हैं और बेपढ़ा कुछ का कुछ बखानेगा और बखानेगा अवश्य। नागर जी को नाटक देखने का भी बहुत शौक है। अच्छा पान, अच्छी भांग व अच्छे नाटक उनकी कमजोरी कही जा सकती है। उस समय हमारी दर्पण संस्था बहुत एक्टिव थी, आज भी एक्टिव है, और मैं अक्सर दर्पण के नाटकों को नागर जी को दिखाने के लिए मैं स्वयं लेकर के आता था। उन्होंने मेरे कई नाटक देखे, उत्साहवर्धन किया। मेरा एक नाटक पंछी या पंछिया, जिसके लगभग मैंने 400 शोज किए थे, कि मैंने 1976 में शुरू किया था, जिस पर फिल्म बनी थी गरम मसाला अक्षय कुमार की। तो उसमें उस जमाने में मैं भी जवान हुआ करता था और अक्षय कुमार का रोल करता था उस फिल्म में। तो उसके 400 शोज हमने किए थे। जब उसका 100वां शो रविंद्रालय में किया गया तो नागर जी ने नाटक के जितने पात्र थे उनको सम्मानित किया था। मुझे उनके लिखे हुए 2 उपन्यासों बूंद और समुद्र, जिसे सबा जैदी जी ने निर्देशित किया था, वो नाच्यो बहुत गोपाल, जिसे मशहूर कवि विशाल चतुर्वेदी जी के बेटे विशाल चतुर्वेदी ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था, उसे मुझे अभिनय करने का भी सौभाग्य मिला। प्रसिद्ध साहित्यिक क्रिटिक व भाषाविद डॉक्टर राम विलास ने अपनी पुस्तक 5 रत्न में
नागर जी का बहुत सुंदर चित्र खींचा है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक पंडित अमृतलाल नागर बहुत ही दिलचस्प आदमी है, देखने में शरीफ भी लगते हैं। जिस शहर जिस मोहल्ले में रहते हैं, हर तरह के आदमियों, खासकर साहित्य के नशेबाजों को उनकी तलाश रहती है। हंसी ठहाके, ऊंची आवाज में बहस, बच्चों से चुहल, कभी गुस्से में धारा प्रवाह भाषण कि सुनने वाले भी सन्नाटे में आ जाए, और कभी खुद कुछ मिनटों को बिल्कुल चुप, क्योंकि मुंह में नया पान दबा हो। सोने का समय छोड़कर नागर जी ज्यादातर बातें ही क्या करते थे, और जब कोई नहीं होता था तो कागज पर कलम चलाते हुए पाठकों से बातें करते थे। उनमें एक जन्मजात कला थी कि वे हर तरह की मंडली में घुल मिल जाते थे। सिर्फ विद्या या धन के मद में भूले हुए गंभीरता का ढोंग रचने वालों से उनकी पटरी कभी नहीं बैठी। नागर जी हमारे शहर की साहित्यिक गोष्ठियों समारोहों में बराबर भाग लेते थे, सबको अपना आशीर्वाद देते थे। उनका घर साहित्यकारों, फिल्मकारों का एक तीर्थ स्थल हुआ करता था। शहर में आने वाला हर साहित्यकार उनकी ड्योढ़ी तक जाना अपना सौभाग्य समझता था। हिंदी साहित्य को अमूल धरोहरों से समृद्ध करने वाले नागर जी अंत तक नवीनता और सर्वोत्तमता की खोज में लगे रहे। उनकी एक ही तमन्ना थी कि लिखते लिखते कोई ऐसी चीज मेरी कलम से निकल जाए कि मैं सदा के लिए इंसान के दिल में जगह बना लूं। ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार को मैं नमन करता हूँ और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उनका बहुत सानिध्य मिला।